ब्रिटिश ने अपना संविधान बनाया था अपने ब्रिटिश सिटीजन्स के अनुसार कि वहां पे क्या चीज गलत है, क्या सही है, कि आंखों से पट्टी भी हट गई है। सकते हैं और कि आपको जो न्याय है, अब जो न्याय की जो डेफिनेशन है, न्याय की जो परिभाषा है, वो चेंज हो चुकी है। पॉस्को एक्ट जो पास हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस का, अगेंस्ट चाइल्ड ऑफेंसेस का, वो बहुत ही एक लेजेंडरी एक स्टेप था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था टुवर्ड्स दैट माइनर चाइल्ड के क्राइम जो होते थे। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट धर्मेंद्र शर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे भारत के न्यायिक प्रणाली के बारे में, किस तरह की न्याय व्यवस्था है उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र शर्मा जी से। धर्मेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी। नमस्कार जी। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में, हमारे देश में न्याय मिलना आपकी आमदनी पर निर्भर करता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे भारतवर्ष में अगर हमें न्याय चाहिए तो वो न्याय हमारी आमदनी पे या हमारे ओहदे पर या हमारे स्टेटस के अनुसार हमें मिलेगा। हम्म। हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है वो सबके लिए बराबर है। कोई छोटा है, गरीब है, अमीर है, सबके लिए कानून बराबर हैं। जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ भाई, कि जो न्याय है वो आपकी आमदनी पे निर्भर करता है, तो वो नजरिया थोड़ा अलग है, पर न्याय सबके लिए बराबर है। अच्छा, भारत के न्यायिक प्रणाली की अगर बात की जाए तो भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुफ्त में मिलती हैं। जैसे कि 80%, मतलब भारत की आबादी जो है वो 150 करोड़ की है, जिसमें 80% जी ऐसे लोग हैं जिन्हें की मुफ्त कानूनी सहायता के वो पात्र हैं। 80% लोग। अब वो 80% लोग कौन कौन से हैं, ये आप भी जानते हैं, और नालसा के एक रिपोर्ट में बताया भी गया है कि जो अनुसूचित जनजाति और जाति के लोग हैं, महिलाएं और बच्चे, इनके लिए भी फ्री लीगल एड है। विकलांग व्यक्ति के लिए भी है, जहां तक मैं करेक्ट हूँ। ठीक है। जी और जो लेबर मजदूर होते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि वो बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। जो लोग गरीब हैं उनके लिए भी है। दूसरा ये कि जो जेल में बंद है, जो व्यक्ति जेल में है, वो भी अपने लिए फ्री में जो लॉयर है, जो न्यायिक सहायता है, वो ले सकता है। जी। और अगर कोई जी आपदा से पीड़ित है, वो भी ले सकता है। और एक जो बीमारी एचआईवी एड्स है, उसका जो उससे ग्रसित व्यक्ति है, वो भी ले सकता है। राइट। जी राइट। इतने अगर हम भारत की आबादी को देखें तो 80% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और नव भारत टाइम्स ने अपने एक सर्वे में भी ये बताया था कि 80% लोग जो मुफ्त न्यायिक जो सेवा है उसमें आते हैं, 80% लोग। अब हम बात करते हैं कुछ केसेस के बारे में। सबसे पहले हम जी अभी 2025 में लेटेस्ट में ही एक भूमा जाटव नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने 20 साल जी तक सजा काटी है। ठीक जी है। और अगर देखा जाए तो ये जो भूमा जाटव हैं, ये एक तो सबसे पहले कि ये दलित वर्ग से हैं। दूसरा ये हम्म कि ये गरीब बैकग्राउंड से हैं, बहुत गरीब हैं। तीसरा ये कि ये जेल में हैं। तो इनको तीनों तरीके से फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी 2003 में इनके ऊपर दोहरे हत्याकांड की वजह से इनको अरेस्ट किया गया था। और 2024 में उत्तर प्रदेश की जो सरकार की लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम है, उन्होंने उनका एक जागरूकता शिविर था। उसके दौरान उन्होंने इनके जो ओपोजिशन वाले हैं उनकी दलीलों को सुना। और सुनने के बाद ये बताया गया कि वो बेबुनियादी था, और उनको बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। भूमा जाटव की अगर हम बात करें, तो अब हम इस पर नजर डालते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 39A है, क्या उसका उल्लंघन नहीं होता? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये जैसे अभी आपने आपने भूमा जाटव जी का उदाहरण दिया है। इसमें 2003 में उनके ऊपर आरोप लगाया गया दोहरी हत्या का, और 2003 से लेके
मतलब ये 2003 में ये चीज स्टार्ट हुई है। हम्म। जो सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि पहले जो हमारी जो न्याय प्रणाली थी, ये आपको भी पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो कॉपी किया गया था ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन था हम्म। उसका। ऑलमोस्ट 70% उसका है, और 30% जो है आपका जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था। हम्म। तो उनको मिला के ये संविधान बनाया गया था 2000। और देखिए, संविधान बनाने के पीछे जो जो चीजें होती हैं, वो वहां का लोग हैं। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑलमोस्ट कॉपी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब ब्रिटिश ने अपना संविधान बनाया था अपने ब्रिटिश सिटीजन्स के अनुसार, कि वहां पे क्या चीज गलत है क्या सही है। बट जहां तक देखा जाए 1947 के बाद जो हमें आजादी प्राप्त हुई है, हमारे लोगों का क्या तौर तरीका है, कैसे रहना है, क्या सिटीजनशिप है, क्या सिविल कंडक्ट है, सिविल कोड क्या है, हम्म। उस चीज के अनुसार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें काफी मतलब ये अभाव पाया गया है। अभी जैसे भी आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर चीज में एक पहल करी है, नई शुरुआत करी है, न्याय संगीत जो संहिता है उसमें चेंज आए हैं, जो अभी आपने देखा है कि 2024 में इम्प्लीमेंट हो गई है ये। तो बहुत से चेंजेस हैं ये। जो पुराने जो सेक्शंस थे, जो पुरानी जो फैक्ट्स थे, उनको बहुत चेंज करा गया है। तो एक छोटा सा मैं बहुत ही छोटे सेंटेंस में कहना चाहता हूं कि पहले हमारी जो न्याय प्रणाली थी उस पे आंखों पे पट्टी बंधी थी। कभी आपने देखा होगा, जो स्टैचू ऑफ जस्टिस है उस पे आपने देखा होगा कि आंखों में पट्टी है और वो तराजू ले है। पर आज का जो कानून है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो आज जो कानून गठित हुआ है, उस न्याय प्रणाली पे आंखों पे पट्टी नहीं है, लेकिन वो आंखों पे पट्टी हट जो गई है। आंखों पे जो पट्टी की आप बात कर रहे हैं वो इसलिए था कि जब जज डिसीजन ले तो वो ये ना देखे कि सामने जो व्यक्ति है, जो दोषी है, क्या वो उनके परिवार का है तो वो उसके लिए पक्षपात करे। आंखों पे पट्टी इसलिए थी कि वो सबके लिए एक समान न्यायिक जो रिजल्ट है वो ये बताया जाए कि वो सामने वाला व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए, धर्म संप्रदाय किसी भी चीज के हिसाब से उसके साथ जस्टिस ना हो, इक्वल हो, इसलिए वो आंखों में पट्टी बांधी गई थी। और जो नहीं, वो अभी बिल्कुल आप जी जी जी, अग, आप ठीक कह रहे हैं। देखो, सबकी अपनी अपनी एक व्याख्या है, डेफिनेशन है। जो आपने कहा ये भी ठीक है। बट देखा जाए तो कानून के आंखों पे पट्टी नहीं होनी चाहिए। कानून को सही को सही देखना चाहिए, गलत को गलत देखना चाहिए। तो आज हमारे भारतवर्ष में जो आज संविधान है, जो न्याय संहिता है हमारी, जो अभी हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो चेंजेस हमने अमेंडमेंट जो हुआ है, उस कानून में न्याय की मूर्ति पे से आंखों आंखों पे से पट्टी हट चुकी है। हम्म, और तलवार भी दिया गया है हाथ में। तलवार बिल्कुल के तलवार के स्थान पर ये संविधान की किताब थी। बिल्कुल। तो तो आंखों से पट्टी आप इन चीजों को सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं इसमें कि आंखों से पट्टी भी हट गई है। सकते हैं और कि आपको जो न्याय है, अब जो न्याय की जो डेफिनेशन है, न्याय की जो परिभाषा है, वो चेंज हो चुकी है। आप मैं देखिए, अब हाँ। अभी जो लेटेस्ट कुछ ऐसे हमारे जो जजमेंट्स हुई हैं, कुछ ऐसी हमारे लेजेंड कुछ हमारी जजमेंट्स आई हैं, कुछ ऐसे कानून पास करे गए हैं जो जिनका होना बहुत अनिवार्य था। और इस चीज को काफी सालों से, मतलब काफी सालों से, काफी दशकों से इस चीज को इग्नोर करा जा रहा था। अच्छा, मैं पर आपसे इस सवाल पे एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ चीजें जो हैं वो चूक में हैं।
बात अगर हम 2024 की करें तो बच्चों के लिए विशेष लीगल स्कीम लागू किया गया था, जो अभी तक कानून मतलब कानूनी रूप से नहीं भेजा गया है। जैसे कि बच्चे का, हर बच्चे का हक है कि उसे कानूनी सहायता मिले। मैंने आपको पहले भी बताया कि 80% लोग में बच्चे भी आते हैं। तो जिस तरह की जी चीजें हैं, इन चीजों को अब सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लेके जाया जा रहा है, तो क्या ये बच्चों के साथ गलत नहीं है? देखिए, मैं इसमें जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि जैसे बच्चों के लिए जो कानून है उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने में इतना क्यों समय लग रहा है, इसके पीछे देखिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी जब कानून, कोई भी एक्ट जब हम पास करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पहले हमारा, मतलब एक सबसे पहले जो एक पॉस्को एक्ट जो पास हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस का, अगेंस्ट चाइल्ड ऑफेंसेस का, वो बहुत ही एक लेजेंडरी एक स्टेप था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था टुवर्ड्स दैट माइनर चाइल्ड के क्राइम जो होते थे। तो जब कोई भी चीज एक्ट का रूप ले लेती है तो उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा समय लगता है, कितना समय? जैसे क्योंकि महाराष्ट्र की जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट को ये बताया कि सितंबर 2024 से लेकर के अभी तक कोई भी केस नहीं भेजा गया। इसका मतलब ये कि अदालतें जो हैं वो लापरवाही कर रही हैं, और स्कीम की नहीं इसमें, जानकारी, या तो स्कीम की जानकारी नहीं दी गई है कि इस तरह की स्कीम है। और ये मालसा की रिपोर्ट है। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट में है, हम्म। पर इसमें देखिए, इसमें जो कमियां जो रही हैं वो, कमियों का कारण जो सबसे पहले जो है कि आज भी हमारे भारतवर्ष में एस जितने हमारे स्टेट्स हैं, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके कंपैरिजन में, उसके मुताबिक हमारे भारतवर्ष में उतनी कोर्ट्स नहीं हैं, जजेस नहीं हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे रिपोर्ट में तो आज भी हमारे ऑल ओवर इंडिया में कुछ 638 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और कुछ अराउंड 5587 कुछ फिगर है जो हमारे जजेस हैं। तो जो कमी जो रही है वो ये रही है कि आज भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे भारतवर्ष में, ऐसे कि जहां पे कोर्ट ही नहीं है। मतलब एक एक कोर्ट जो है वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को संभालती है, और प्लस उस कोर्ट में फिर जजेस भी नहीं है, वहां जजेस की कमी है, मजिस्ट्रेट की वहां पे जो कमी है कहाँ नियुक्ति से है? कम है। ये कमी किस जी वजह से, इस कमी को कहाँ से बताया जाए, किस वजह से ये कमियां आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज है जैसे रातों रात तो होती नहीं है, और कोई भी चीज अगर कहीं कमियां, कहीं से जैसे कमियां जो बढ़ती जा रही है ना, वो रातों रात नहीं बढ़ी हैं, उसके पीछे भी ना एक बहुत बड़ा अंतराल है। 1947 से लेके अब तक जो सरकार थी 2014 से पहले, उन्होंने इस चीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। बहुत सी चीजों को इग्नोर करा गया, जैसे जो चल रहा था वैसे उसको चलने दिया गया। अब देखेंगे आप कि अब धीरे धीरे चीजों को फुलफिल करा जा रहा है। एक लेडी मिली मुझे, जिन्हें जिन्हें डाइवोर्स चाहिए था अपने हस्बैंड से। और डाइवोर्स के लिए, जैसे महिलाओं के लिए फ्री, मुफ्त है लीगल एड लेना, तो वो गई, उन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उनको बुलाया गया टाइम टू टाइम, और बुलाने के बाद उनसे फिर ये कहा गया कि एक काम कीजिए, आपके डाइवोर्स में आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सकता है, आप ज्यादा से ज्यादा एलिमनी ले सकती हैं अगर आप थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च करें तो। राइट, आपको गवर्नमेंट पे कर रही है, गवर्नमेंट आपको पैसा नॉर्मली अपने, क्योंकि आपने अगर मुफ्त में दी है, अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से केस किसी का ले रहे हैं, जो फ्री लीगल एड की तरफ से आप किसी का केस लड़ रहे हैं, तो आपको पैसा गवर्नमेंट देती है। लेकिन तब भी आप, जो व्यक्ति गरीब है, क्योंकि वो गरीब है तभी वो आपसे मदद के लिए गया है, और आप उससे इस तरह की डिमांड करते हैं, क्या ये चीज किस हद तक सही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारी कानून व्यवस्था में
वकीलों की जैसे बहुत बड़ी व्यवस्था, मतलब एक भागीदारी होती है, और भागीदारी के साथ साथ बहुत कमियां भी हैं कि कुछ वकील जो हैं वो अपनी जेब भरने के लिए मिसगाइड करते हैं, और अलग अलग जो टैक्टिस होते हैं उसको अपनाते हैं, तो ये गलत है। और उसकी रोकथाम के लिए हम इसमें ये कर सकते हैं कि देखिए, हर एक स्टेट का अपना एक बार काउंसिल होता है, स्टेट बार काउंसिल होती है। तो वहां पे इस तरीके के जो वकील हैं उनकी आप शिकायत दे सकते हैं कि हमें इस तरीके से ये पैसे मांग रहे हैं, कि हम न्याय जो लीगल एड के बाद भी अगर कोई वकील अगर आपको ऐसे बोल रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो स्टेट बार काउंसिल में एक बेंच होती है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं। हर एक स्टेट बार काउंसिल का अपना एक पोर्टल भी होता है, तो यू कैन रेज योर कंप्लेंट अगेंस्ट टू दीज काइंड ऑफ एडवोकेट्स हम्म। जो मिसगाइड करते हैं एक लेमैन को। इस तरीके से अब आप कार्रवाई कर सकते हैं। जी। अभी हम आपसे कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एक यूपी का ही केस है, विष्णु तिवारी का। इनके ऊपर जी। केस लगा था और 20 साल इनको भी सजा मिली। ठीक है। 20 साल तक इन्होंने मतलब जेल में रहे और जो जेल की परेशानियां हैं वो काटी, और बाद में ये पता चला कि ये बेकसूर थे, इनकी कोई गलती नहीं। तो इतने समय जो ये डिले हुआ, और साथ ही साथ उनके परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया। एक आप देखिए कि ये किस तरीके का आरोप है, व्यक्ति के चरित्र का पूरा हनन किया गया बिल्कुल। है 20 साल तक के लिए, कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन करा दिया है, कि वो व्यक्ति कैरेक्टर से बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, लेकिन उसकी गलती नहीं थी। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है हमारे कानूनी जो कानून प्रणाली है, जो हमारे हमारा जस्टिस है, उस पर जाता है कि वो किस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे कि किस तरह, कहाँ पे ये खामी है जो इस तरह की चीज, हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि किसी ने 20 साल सजा काटी, किसी ने 30 साल सजा काटी, उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, और लोग उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। कई तो उनके परिवार वाले सदमे में आकर के कि अच्छा मेरे हस्बैंड ऐसे हैं तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उसका मतलब जो वो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इसका जवाबदेह कौन है? बहुत ही ये बहुत ही गंभीर समस्या है इस समय अपनी न्याय प्रणाली जो है हमारी। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कोई भी केस है, कोई भी आपका क्रिमिनल मैटर है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, उसको हर तरीके से हर एक पहलू को इन्वेस्टिगेट करके जज के सामने रखना होता है। आज से 20 साल पहले, आज से बल्कि 15 साल पहले, हमारी न्याय प्रणाली में कुछ ऐसी चीजें थी ही नहीं कि हम उस हद तक, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उस हद तक जाकर इन्वेस्टिगेट कर पाता। छोटा सा एग्जांपल है, मेरे पास एक केस आया। नोएडा में चोरी हुई थी, आज से 25 साल पहले चोरी हुई। चोरी में घर में डकैती दली गई। एक नौकर ने अपने जो मालिक था उसको कुछ खाने में मिला के दिया, वो सारे के सारे लोग जो है बेहोश हो गए। उसके बाद उसने वहां डकैती डाली और फरार हो गया। फिर वो दिल्ली आ गया, सेम चीज उसने दिल्ली में करी और दिल्ली में पकड़ा गया। अच्छा। जब दिल्ली में पकड़ा गया, तो जो यूपी वाला जो मैटर था, जो नोएडा वाला, और दिल्ली में उसको सजा हो गई, वो तिहाड़ चला गया। तो यूपी वाला जो मैटर था वो क्लोज हो गया, क्योंकि वहां पे रिपोर्ट लग गई थी वो तिहाड़ में है। ठीक है। तो उस फाइल को क्लोज कर दिया गया कि भाई वो सजा काट रहा है, वो तिहाड़ में है। ठीक है। दिल्ली वाले मैटर में उसको सजा हो गई, वो 10 साल की सजा काट के आ गया। अब उसने क्या करा, अपना एक अच्छा जीवन स्टार्ट किया, शादी करी, बच्चे हुए।
बच्चे बड़े हो गए, लड़की जवान हो गई उसकी, और लड़की की शादी फिक्स हो गई, और जिस दिन लड़की की शादी फिक्स शादी थी, उस दिन जो यूपी वाला जो मैटर था, जो 25 साल पहले बंद हो गया था, वो मैटर जो था वो खुल गया, और पुलिस उसे अरेस्ट करने आ गई। अच्छा। तो ये देखिए आप कि यहाँ पे कितना बड़ा एक वो हुआ। तो अब इसमें कमी कहाँ थी कि पहले हमारी जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस थी ना, उसमें काफी कमियां थी। जो आईयू थे, जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर थे, वो उस तह तक नहीं जाते थे। वहां मैटर क्लोज कर दिया, एक में सजा पाके बेचारे ने अच्छा जीवन काट रहा था, अब दूसरे की फाइल खुल गई। अब आपको पता है, नोएडा वाले मैटर में वो बाइज्जत बरी हुआ। अब बाइज्जत बरी कैसे हो गया, आप ही सोचोगे कि वकील साहब कैसे बोल रहे हैं कि दिल्ली वाले में तो सजा हुई और नोएडा वाले में सजा नहीं हुई, बाइज्जत बरी क्यों हो गया? दिल्ली वाले में वो रेड हैंडेड पकड़ा गया था, उसके पास सामान बरामद हुआ था, इसलिए सजा हुई। और जो नोएडा वाला जो मैटर था, उसमें आपको पता है, आपका हमारी जो न्याय प्रणाली है, हमारी जो कानून व्यवस्था है, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है, वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि उसने खाने में क्या मिलाया था जहरीला पदार्थ, क्योंकि 25 साल पहले कोई एफएसएल रिपोर्ट नहीं हुआ करती थी। अच्छा। ओनली दिस पॉइंट कि 25 साल पहले क्या था, हमारे पास कोई इतनी व्यवस्था नहीं थी कि खाने को कैसे जांच किया जाए कि उसमें जहर है या नशीला पदार्थ है या नहीं है। वो चीज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है प्रूफ नहीं कर पाया कोर्ट में, और वो बाइज्जत बरी हो गया। तो 25 साल पहले की न्याय प्रणाली, तब का इन्वेस्टिगेशन और अब का इन्वेस्टिगेशन में जमीन आसमान का फर्क है। कि जैसे अभी आपने बताया ना, बेचारा 20 साल हो गए उसको जेल में पड़े पड़े। तो उसमें कमियां ये रही हैं कि हमारे पे पहले कोई जो फॉरेंसिक जो साइंस था, वो नहीं था हमारे पास। उसकी वजह से भी काफी लोग बेचारे जो है मतलब एक गलत आरोपों का शिकार हुए हैं। बलात्कार एक बहुत गंभीर आरोप है। देखो, पहले क्या था, सिर्फ एक स्टेटमेंट ही इनफ थी। एक लेडी की स्टेटमेंट इनफ थी कि हाँ जी इसने मेरा बलात्कार किया, पुलिस आई पकड़ के ले गई और जज ने सजा सुना दी कि हाँ जी बलात्कार हो गया। आज ये नहीं है, ओनली स्टेटमेंट इज नॉट इनफ। आज फॉरेंसिक साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इट हैज मतलब इट इज फाइंड आउट कि वेदर दैट लेडी इज टेलिंग लाई और ट्रुथ। धर्मेंद्र जी, आप ये कहना तो चाह आप रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमें विष्णु तिवारी और जो भूमा जाटव की मैंने स्टोरी बताई, और जो वो महिला, बंगाल की जो महिला है जिन्होंने 3.5 लाख रुपए का कर्ज लेकर के अपने पति के लिए केस लड़ने की कोशिश की, तो इस तरह के केसेस हमें आने वाले 10 साल के बाद नहीं देखने को मिलेंगे। नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन इतनी हाई प्रोफाइल और हाईटेक हो चुकी है कि आज कोई चीज छुप नहीं सकती। सीसीटीवी कैमरास हैं, फॉरेंसिक साइंस है, हर चीज का अपना एक अपनी एक लेबोरेटरी है। तो हर तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत हाई प्रोफाइल हो चुकी है। तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में, जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आम आदमी की आमदनी पर निर्भर करता है कि उसे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात झूठी साबित हो जाएगी। बिल्कुल। ये बात देखिए, न्याय प्रणाली देखो हमेशा कानून सबके लिए बराबर है, बट कानून की भी एक अपनी मर्यादा है, एक अपनी सीमाएं हैं कि कानून भावुक नहीं है। कानून जो है, जो जज होता है, वो जो उसके सामने जो फैक्ट्स रखे जाते हैं, जो एविडेंसेस रखे जाते हैं, वो उसी के अनुसार ही न्याय करता है। अब 20 साल पहले कुछ और चीजें थी, कुछ ऐसी चीजें नहीं रखी गई होंगी जजेस के सामने, ताकि जो जजेस हैं वो अपना न्याय ढंग से नहीं कर पाए। पर अब जो है चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं। अब अब हर तरीके से जो फैक्ट्स हैं और जो एविडेंसेस हैं,
उनको बहुत मतलब एक हाई प्रोफाइल मैनर में हम प्रेजेंट करते हैं जजेस के सामने, और टेम्पर करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब हर चीज, हर चोरी, हर एक कहीं भी किसी ने कोई भी गड़बड़ी करी है वो पकड़ी जाती है। कि क्या देश की अदालतें सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र हैं या दबाव महसूस कर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी जो देश की अदालतें हैं, आपकी तहसील से स्टार्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और फिर हमारी जो ट्रिब्यूनल्स हैं। हम्म। देखिए, सरकार, अदालत सिर्फ सरकार का एक रिगार्ड करती है। रिगार्ड इन द सेंस ऑफ कि ठीक है, कोई चीज ऐसी आई है जिसमें सरकार ने कुछ गलत कदम उठा दिए हैं, या वो हमारे जो संविधान के अनुसार कुछ चीजें नहीं हैं, या हमारी जो जनता है, जनता को वो कानून जो है, उस कानून में कुछ जनता को हनन हो रहा है, हानि हो रही है, तो सिर्फ सरकार, अदालत सिर्फ सरकार का रिगार्ड करती है कुछ समय के लिए। सरकार चाहे कितना भी कानून प्रणाली पे दबाव डाले, सिर्फ और सिर्फ एक समय खींच सकती है वो। पर अगर हम ये बोलें कि हाँ जी, वो न्याय प्रणाली को या हमारी जो कोर्ट्स हैं, हमारी अदालत हैं, उसको अपने अनुसार डिसीजन करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। एक मापदंड होना चाहिए कि देखिए, आप किसको अरेस्ट कर रहे हैं, किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं, क्या आपके पास पूरा उनके खिलाफ सबूत है कि नहीं है। आप सिर्फ हिसाब से किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। नहीं, ये ठीक है। आप, मैं इससे सहमत हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं और कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बहुत लापरवाही करी है, हम्म। और वो मैनेज हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो मैनेज हो जाते हैं तो वो जो एविडेंसेस होते हैं उसको टैंपर कर देते हैं, और जब एविडेंसेस टैंपर हो जाते हैं तो इस तरीके के केसेस हमें फिर सुनने को मिलते हैं कि बिना किसी सबूत के और बिना किसी मापदंड के उनके साथ ऐसा हो गया। तो न्याय प्रणाली के साथ साथ जो हमारी एजेंसीज हैं, हमारी जो पुलिस है, उनको भी बहुत हद तक अपने में सुधार आना बहुत जरूरी है। एक अपने आप को वो उस लेवल तक मॉडर्नाइज करें, और इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से करें, फेयरली करें, ताकि इस तरीके के जो जो केसेस हैं हमें आगे भविष्य में सुनने को ना मिले। जी। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे लास्ट और बहुत ही मतलब कह लीजिए कि हमारे देश के लिए ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। आईसीजे की रिपोर्ट है जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग है, उन्होंने ये कहा है, उनकी एक रिपोर्ट में आया है कि भारत की जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर उन्होंने बहुत ज्यादा गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार का दबाव बढ़ रहा है, न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता कम हो रही है और जवाबदेही प्रणाली कमजोर पड़ रही है। अब ये जो आरोप आईसीजी ने भारत पर लगाया है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि ये किस दबाव में, क्या कोई वैश्विक इनका राजनीति रणनीति हो सकती है, जिस तरीके से हमें नीचा दिखाया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक स्तर पर। जिस तरीके से आज हमारा भारतवर्ष हम्म। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक एक व्यवस्था बन चुका है, और हर जगह भारत का बोलबाला है। भारतीय, हमारे जो बाहर हैं वो डरते थे अपने आप को ये इंट्रोड्यूस करने में कि वी आर, हम इंडियन हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग भेदभाव किया जाता था। पर आज वो सारी तस्वीर चेंज हो चुकी है, हम्म। और आज भारत एक बहुत बड़ी ऊर्जा के रूप में पूरे विश्व के सामने बन के खड़ा हुआ है। तो नो डाउट इसमें कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, कुछ ना कुछ इसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो बाहर की एजेंसीज हैं, हम्म। बाकी जो हमारे जो
एनिमी कंट्रीज हैं हम्म। वो चाहते हो कि किसी ना किसी तरीके से हम भारत को नीचा दिखा सकें इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई कमियां रही हैं जो इस तरीके की रिपोर्ट बनाई गई है। किस तरीके तो से अगर हम नॉलेज को हम फैला सकते हैं, किस तरीके से उन लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वो मान लीजिए कि किसी केस का शिकार, उसके ऊपर आरोप लग गए, तो आप कैसे उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं जिनको आप यूज करके आप अपने केस को लड़ सकते हैं बिना पैसा दिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है। मैंने अभी जैसे कहा कि हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है, हमारी जो मिडिल क्लास है वो 6 क्लास से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो फ्रॉम मिडिल क्लास ऑनवर्ड्स लेकिन इस चीज को आने आप में तो बहुत वक्त लग जाएगा ना, अभी जो प्रेजेंट में है, क्योंकि कोई भी 6 क्लास से पढ़ना शुरू नहीं करेगा। अब जो व्यक्ति हैं जो जेल में हैं, मान लीजिए कि कितने सारे लोग हैं जो जेल में अभी हैं और उनको जरूरत है, लेकिन उन तक ये इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही है कि वो फ्री लीगल एड ले सकते हैं। तो उसको देखिए, कैसे ये तो पहुंचा है, सकते ये आप सही कह रहे हैं कि उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रही है, उनको इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हैं? पर बहुत बहुत काफी लेवल तक ये चीजें जो है ना इसकी भरपाई हो रही है। किस तरीके से? जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी हमारी जो 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 सेल्स हैं, मतलब जितने भी हमारी जो ये कैदी, जो प्रिजनर्स प्रिजन्स होते वो होते हैं हमारी, उसमें एक ना विजिट रखी जाती है, उसमें लॉयर्स जाते हैं, हम्म। कैदियों से मिलते हैं। ठीक है। और उनसे बातचीत करते हैं कि और उनकी समस्याओं को सुनते हैं कि भाई क्या तुम्हारे साथ हुआ, किस वजह से तुम यहाँ पे हो। तो इस चीज को हमारी सरकार ने काफी बढ़ावा दिया है। तो वीकली वीक में 2 दिन जो है विजिट होती है हम्म। और कैदियों से मिला जाता है। लॉयर होता है और वो कैदी होते हैं, लीगल एड के जो लॉयर्स हैं उनसे बात करते हैं बिना किसी, कोई प्रेशर नहीं होता उनके पास, कोई दबाव नहीं होता, कोई कोई डरा के उनको बैठाया नहीं जाता। तो ये सब चीजें काफी स्टार्ट हो चुकी हैं और काफी हद तक ये जो है कामयाब हो रही हैं, क्योंकि एक इंसान अपनी सजा काट रहा है। अब वो ना उसको देखने वाला है ना कोई उसको, बस वो अपना अंदर है। उसे पता ही नहीं है कि उ- कि मैं अपने अच्छे व्यवहार से या अपने अच्छे बर्ताव से अंदर ठीक से रह रहा हूं, तो मैं एप्लीकेशन मूव करके बाहर आ सकता हूँ, अपनी सजा को कम कम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो जेल की जो विजिट होती है लॉयर्स की, जो लीगल एड के जो लॉयर्स होते हैं, उससे काफी चीजों में भरपाई हो रही है। और रहा जो सामाजिक जो लोग हैं, उनको हम, आपने देखा होगा कि लोक अदालत, एक लोक अदालत आपने सुना होगा। हम्म। लोक अदालत शनिवार को अदालतों में लगाई जाती है। तो लोक अदालत का काम सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आपके जो छोटे मोटे जो चालान होते हैं या आपके जो कोई छोटे मोटे आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई करना। लोक अदालत साथ के साथ वहां पे आपको एक लेक्चर सेशन भी होता है और उसमें जो नए लॉज आए हैं, नए जो चेंजेस आए हैं लॉज में, उसको आम जनता को बताया जाता है। तो लोक अदालत जो है हमारी अभी समाज में और हमारी जो न्याय प्रणाली में एक अच्छा, अ, एक बहुत ही कारगर, एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो लोक अदालत के द्वारा और इंफॉर्मेशन दी जा सकती है अपने लोगों को। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू, नमस्कार।